बात जो हो रही थी आप लोगों की वो एयर पोल्यूशन जो केमिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा हुआ है उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और ब्राउन गैस जो इसके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके का इसका लेवल है, यही सब जानेंगे कि वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है केमिकल रिएक्शन कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज़ तो जान ही चुके हो कि ये टॉपिक जो है पहले से आप लोग पढ़ चुके हो रिलेटेड, इसमें कोई अगर चीज़ फंसता है क्योंकि पार्टिकुलेट्स मैटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें सारी चीज़ें बता दी गई है। तो टॉपिक को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा कि जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं आप लोग। तो देखो यहाँ पे ग्राउंड लेवल मतलब ये चीज़ें जो है आप इसको देखते जाओ मैं सरसरी निगाहों से कि पहला कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स है क्या नहीं है ये भी पहले से पता है। उसके बाद पार्टिकुलेट्स मैटर है, पार्टिकुलेट्स मैटर जो है आपके वो 2.5 और 10 होते हैं। उसके बाद पार्टिकुलेट्स मैटर के इफेक्ट, फिर ग्राउंड लेवल जो ओजोन है आपका, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसके बारे में आप पढ़े हैं। उस ओजोन का एक लेवल है, एक लेयर है, कहाँ पे है, किस तरीके से, कितना क्यूबिक मीटर पे ये वर्क कर रहा है। अब यही सब चीज़ों से आपके स्मॉग होते हैं। स्मॉग होने का जो वजह है वो भी आपको पता ही है। यही सब इसके रिएक्शन दिखाने हैं, ठीक है। अब स्मोक का जो है देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, स्मोक इज अ मेड अप मिक्सचर ऑफ दिस पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स स्मोक एंड फॉग, ठीक है ना। स्मोक और फॉग को जब मिल जाते हैं तो वही स्मोक हो जाता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, रिड्यूसिंग एक होता है जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं, क्लियर है ना, जिनके वजह से जो फोटोकेमिकल होता है, फोटोकेमिकल वो भी परफॉर्म करता है जो कि ओजोन के लिए ठीक नहीं होता है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ आपको दिख रही है 1873 में 500 लोग लगभग इमेजिन कर सकते हैं जो कि लिमिट विजिबिलिटी और यूवी रेडिएशन इन सब चीज़ों से अफेक्टेड हुए थे। और पेड़ों का जो स्मॉग के होने से जो दिक्कत होती है वो ये है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लियर है। ये चीज़ें जो है आपको मतलब जो लीफ होती है, लीफ पत्तियाँ होती हैं, अगर स्मॉग हो रहा है तो इस तरीके से होंगी ब्लैक स्पॉट टाइप की। तो आप एग्जांपल में भी दे सकते हो। अदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स, किस तरीके से किन किन जगहों पे काम कर रहे हैं और किस तरीके का वर्क है ये भी आप देख रहे हैं। इसके बारे में मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा, ये टाइम आ गया कि आप जान लो, ठीक है। VOC का मतलब होता है वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है कि जो आप, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर में जैसे मीथेन हो गया या बेंजीन हो गया, जो इस तरह के जो हैं वो किसी से भी जा करके रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे क्या है CH4, ठीक है, तो CH4 हो गया और एक होता है मीथेन वाला सिस्टम हो गया और एक नॉन मीथेन वाला सिस्टम हो गया। दोनों में नॉन मीथेन के लिए क्या लिख देगा NM, ठीक है ना, NM लिख करके आएगा NMBOC। अगर एग्जाम में आ गया जैसे NMBOC तो समझ लेना कि नॉन मेथेन के बारे में बात हो रहा है, ठीक। और नॉर्मल रहेगा जिसके अंदर मेथेन इंक्लूड रहेगा वो VOC के नाम से होता है, जिसका पूरा नाम वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप सब लिखा हुआ है कि मेथेन इज एन एक्सट्रीमली इनसफिशिएंट ग्रीन हाउस गैस विच कंट्रीब्यूट्स टू इनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आता है। अब देखो एक होता है तुम्हारा PAH। PAH क्या है, PH क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है पॉलीन्यूक्लियर एटॉमिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये भी कई जगह पे इफेक्टिव होता है जो हम लोग करते हैं। इसके अंदर क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेंजेंस के ही मिलेंगे आपको, और भी मिलते हैं लेकिन ज़्यादातर बेंजेंस में होता है, एल्डिहाइड के वर्ग यही सारी चीज़ें बनी रहती हैं।
अब टॉक्सिस मेटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। टॉक्सिस मेटल क्या है? लेड हो गया, कैडमियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। कॉपर को हम बहुत अच्छा जानते हैं कि घरों में वायरिंग करने के लिए ये यूज होता है, कॉपर की वायर। तो ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल नहीं है, बहुत हार्मफुल होता है एक शरीर के लिए। ये लीड और कैडमियम और कॉपर स्वीट पॉइजन का ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैंने बताया था कि नेचर में जाने के बाद हाइड्रो वो बना लेते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। पैन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ नाइट्रेट, ठीक है ना। मॉनिटरिंग करना रहता है आपको एयर पॉल्यूशन पे, ठीक है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है ना। जो इंडिकेटर का तो सल्फर है, बाकी तुम जान रहे स्मॉग ही हो गया, पीछे से पड़े ही हुए हो, स्लाइड देख लेना। एक चीज़ और, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें लिखना है। ये केमिस्ट्री के अंदर है, जो पहले से सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। आउटडोर इंडोर प्रॉब्लम। इंडोर की प्रॉब्लम क्या है देख लो, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को। क्या दिख रहा है? ऐसे कोयले पे काम हो गया, लकड़ियों को जलाना हो गया, ठीक है, इस तरीके का खाना बनाना। या एसी में हम लोग रह रहे हैं तो एरोसोल वाला सिस्टम जो मैंने बताया था वो हो गया। या देखो यहाँ पे धुआं उड़ रहा है सिगरेट के, अगरबत्तियों के, ये सारी चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन बढ़ा रही है। ये इंडोर का ही है सारा पार्ट। अब ये देखो, ये एक स्केल है, पैरामीटर है, यहाँ पे लिख दिया हूँ। जब स्लाइड शेयर करूँगा तो पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोबैको स्मोक स्टोव एरोसोल स्प्रे, क्लियर है ना। एरोसोल स्प्रे ये आपको मिलेगा, ठीक। अगला क्या है, तो पेन को ड्रॉप करने दो। अगर देखो टोबैको स्टोव एरोसोल और ये सब अगर आ रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? पार्टिकुलेट्स मैटर कुछ। कंबक्शन इक्विपमेंट स्टोव गैस हीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड। गैस कुकर्स और सिगरेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऐसे कुछ है, तुम भी बना देना। कार्बन डाइऑक्साइड का तुम ये भी लिख सकते हो, कंबक्शन, रेस्पिरेशन, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है ना। पार्टिकल बोर्ड, कारपेट, ये सारी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट। इसी में देखो कोल कंबशन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब अदर ऑर्गेनिक वेपर में जो है बेंजेन है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, पढ़ चुके हो पहले से। ओजोन का क्या है? यूवी रे, तो पढ़े थे UVA, UVB, UVC, एक्स रे, ठीक है। कॉस्मिक रे भी इसमें अलग से था। रेडॉन का देख लो, रेडॉन बिल्डिंग मटेरियल की वजह से होता है, ठीक है। asbestos देखो, ये देखो फायर प्रूफिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं आ रही हैं। अब देखो क्या है, ये देखो pH आ रहा है। pH आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन तभी जो है बता देते हैं हल्का सा। देखो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब खुला रहेगा, ओपन रहता है ये। और अपने आप जैसे बताया था ना, क्लोज होता है और एक ओपन होता है। दो ट्रेस बताए थे आपको, और ये बहुत ही महीन होते हैं, ठीक है। और ये तब होता है जब आप खाना बनाते हैं लकड़ी पर, ठीक है, तो ये सीन होता है। सोर्स जान रहे हो, गैस हो गया, केरोसिन हो गया, वुड हो गया, स्टोव हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ का जो आप सीन देख रहे हो, केरोसिन मिलेगा, फायर्स मिलेगा, फायर प्लेस में फर्नेस भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सब कार्बन मोनोऑक्साइड्स के कारण है, ठीक है।
अब देखो सेकेंड हैंड टबैको क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिगरेट जलाते हैं लगभग 70% जो है प्रॉब्लम इसी की वजह से होती है, ठीक है 70%। और 20% जो होता है इसको कुछ लोग जो है कि अवॉइड कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पहले से ही जान रहे हैं। पेस्टिसाइड्स का भी यही है, इसका होम और स्कूल में हायर हो गया, ठीक है, जान रहे हो पहले से ही। मॉस्किटो कॉइल्स, ठीक, मॉस्किटो कॉइल से भी होता है। ये सब केमिस्ट्री के पार्ट में ही है, ये सब केमिस्ट्री के पार्ट में है, एग्जाम्पल दे सकते हो। अब क्या है, किससे क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये देख लेना, और क्या कंपाउंड तो तुमको बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, एरोमेटिक मैंने बताया था, एरोमेटिक होता है, एल्केन्स होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, अल्कोहल्स होता है, कीटोन्स हो गया, एल्डेहाइड्स हो गया, ठीक है। सोर्स क्या होता है, सॉल्वेंट हो गया, फैब्रिक हो गया, ठीक है, क्लीन प्रोडक्ट हो गया, पेंट हो गया, ग्लू हो गया, वैक्स हो गया, पॉलिश हो गया, स्प्रे हो गया, क्लीन फूड हो गया, ड्राई हो गया फ्लोर, पेंस मेकर, ठीक है, यहाँ तक कि पोस्टर भी, ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आते हैं, ठीक। अब देखो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स का क्या है। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जान रहे हो, जैसे एनिमल्स हो गया, या इन सब जो चीज़ें होती हैं जो दब जाती हैं या ख़त्म हो जाती है, तो उनसे जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं वो उसके बारे में सारी चीज़ें हो चुका है। क्रॉनिक बताया ही था, आउटडोर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। और ये तब बताया था कि जब ट्रांसपोर्ट इमिशन के बारे में पढ़ रहे थे। ये भी वही है, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बताइएगा। अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ मेजर सब केमिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि पहले ही बता चुका हूँ। एसिड रेन का कारण जब शुरुआत की यूनिट किया था तब बताया था पीएच वैल्यू के साथ। हेल्थ एक्सपर्ट भी बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, इम्प्रूव करने की बात हो रही है सोर्स को, जितने पॉल्यूशन के हैं, ठीक है। वेंटिलेशन बिल्डिंग में जो मैंने बताया था एग्जांपल पर्दा का आप लोगों को दिया था स्टार्टिंग में, उसकी बात है। एजुकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिटी किस तरीके से है अफेक्ट कर रही है, ये भी स्मोकरलेस होता है। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो सबको कंप्लीट करने रहते हैं, ठीक है ना। अब जो है मैं एक चीज़ और शेयर कर रहा हूँ। Now, we've already seen in other videos that burning fossil fuels like coal, oil and natural gas produces carbon dioxide and water, at the same time as releasing loads of energy. However, this only happens when pure hydrocarbons are burned with plenty of oxygen, which allows the hydrocarbons to burn completely. Unfortunately, this doesn't always happen. So in this video, we're going to look at the pollutants that burning these fossil fuels can make, including carbon monoxide, particulates like soot, sulfur dioxide, and nitrogen oxides, with a focus on how they're made and why they're harmful. Whenever a hydrocarbon burns in plenty of oxygen, and so burns completely, we call the process complete combustion. And the only product we should get are water and carbon dioxide. However, when there's not enough oxygen available, we instead get incomplete combustion, which can release carbon monoxide and particulates, which are solid particles of carbon that we call soot. If we start with particulates, there are two main problems to be aware of. The first is that if they're inhaled,
they can get stuck in your lungs and damage them, which can lead to respiratory problems. The second issue is that they can form dark clouds or smog, which reflects sunlight back into space. And this means that less light reaches the Earth, which we call global dimming. Carbon monoxide, on the other hand, is dangerous for one very specific reason. If we breathe carbon monoxide in from the air, it diffuses into our blood and binds to our hemoglobin, in the same place that oxygen binds. This means that our hemoglobin can carry less oxygen, and so less oxygen gets transported around the body. In severe cases, this can lead to fainting, a coma, and even death, as our brain becomes starved of oxygen. And to make things worse, carbon monoxide is both colorless and odorless, which makes it really hard to detect. Pollutants like sulfur dioxide and the different nitrogen oxides, meanwhile, are made a bit differently. Sometimes the hydrocarbons that we burn have impurities in them, like atoms of sulphur. So when we burn them, the sulphur gets oxidized to sulfur dioxide gas. Meanwhile, nitrogen oxides are formed when nitrogen and oxygen from the air react together. This doesn't normally happen, because it requires really high temperatures for them to combine. However, these high temperatures are often reached inside internal combustion engines, like those of cars. Both of these types of pollutants have these same two problems. One is that, just like particulates, when we breathe them in, they can damage our lungs and cause respiratory problems. The bigger problem, though, is that as these gases mix with clouds, they dissolve to form dilute sulphuric acid or dilute nitric acid, which then falls as acid rain. As well as damaging certain buildings and statues, and being able to corrode metals, acid rain also damages plants, either by landing directly on the plants, or by making the soil more acidic, which can make it harder for the plants to grow. Anyway, that's all for this video. So तो इस तरह से जो है आपकी जो केमिस्ट्री थी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो केमिस्ट्री का क्या सेंस है, क्लियर समझ लो कि आपके जितने भी आपके ये आ रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री ये बता रहा है कि जिससे ज़्यादा हम प्रभावित हैं पॉल्यूटेंट से, और जो भी सहायक हो पॉल्यूटेंट्स के लिए, जैसे ओजोन हो गया, ठीक है, नॉर्मल तौर पे दिखाते हैं। वही लिस्ट के बारे में अच्छे से बस उसका 4-5 केमिकल रिएक्शन उसमें दिखाना रहेगा आपको। बाकी सारी चीज़ें वही सेम है, बाकी और कुछ बचा नहीं है। और बताते हैं जो एडियाबैटिक का लैप्स रेट है, ठीक है, किस तरीके से काम कर रहा है across एडियाबैटिक। a hot or cold surface. Hot or cold processes work. Molecules, so-called diabatic processes, involve direct energy तो temperature of an air parcel can be changed. So-called एडियाबैटिक के बारे diabatic में और processes डायबिटिक के बारे में involve direct देखते energy जाइए कैसे काम exchanges. करता है। An example समझते is the जाइए। heating or cooling of the air as it moves across a hot or cold surface.
So-called adiabatic processes do not involve net energy exchange. Heating or cooling is achieved by compression or expansion of the air. Here is how adiabatic processes work. Imagine you have air molecules flying around in a chamber. High temperature means that the molecules have high kinetic energy. They're यहाँ पे flying very हाई fast. काइनेटिक एनर्जी If की I वजह से इसको compress the कॉम्प्रेस air, किया जाएगा, then ठीक है the ना? air molecules will start flying faster, जैसे आपका एलपीजी का which गैस means होगा, that the air is getting warmer. और जब कंप्रेस When होगा तो I क्या होगा? expand the गर्म air हो जाएगा, again, वार्म होगा, the air और जब जगह molecules को are बढ़ाओगे, flying at a एक्सपेंड slower करोगे, speed, or in तो क्या other होगा? तो words, ठंडा होते the air जाएगा, cools down. That is an ठीक है ना? adiabatic process. इसी प्रोसेस को That एडियाबैटिक begs प्रोसेस the कहते हैं। question, how अब ये air देखो in ये, nature is compressed or expanded. मतलब दबना Remember that और air फैलाना, pressure decreases with altitude. एल्टीट्यूड So को if ध्यान an से air देखो, parcel ये rises for पैरामीटर जो है, whatever reason, it will get into a region of lower air pressure. As a result, it will expand and cool. If we force an air parcel to rise, it will expand and cool. ये एक स्केल है, ठीक है? इस स्केल में आपको ये पता चलेगा कि जो थर्मामीटर जैसे हम लगाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो टेम्परेचर वार्म होता जाएगा, ठीक है? दोनों प्रोसेस में इसमें होगा, ठीक है? वार्म होता जाएगा। एक मिनट, बाबू क्लास ले रहे हैं, क्या हुआ? उसका नाम हमको नहीं पता है, पर उसको बात कर रहा है। If we force an air parcel to sink, it will contract and warm. As long as there is no condensation involved, the temperature of a rising air parcel decreases at a fixed rate. This rate is called the dry adiabatic lapse rate. It is 10 degrees Celsius per 1000 meters. That means if your surface air temperature happens to be 32 degrees Celsius and you force the air to rise up to 1000 meters, the temperature will be 22 degrees Celsius. You force it up to 2000 meters, it will cool down another 10 degrees, so its temperature is 12 degrees, and so on. The opposite happens when you force it to come down. It will increase its temperature again at 10 degrees per 1000 meters. If an air parcel is lifted high enough, it will eventually get so cold that it cannot hold the water vapor any longer. This is the height at which saturation occurs. It is also called the lifting condensation level, because further lifting will cause condensation. Condensation means that water vapor gets from the gaseous into the liquid states. We see the formation of clouds. ये डिग्री In ध्यान में this रखिएगा, example, the dew point जैसे temperature, 32, which 22, as you 12, know 2, depends on the -3, water -8, vapor content of the 1000 air, फीट को is अगर 2 लेकर degrees चलेंगे, Celsius. At 3000 meters, the air reaches its dew point, 2 degrees Celsius, so any further lifting will cause further condensation and formation of the cloud. The process of condensation releases energy. Therefore, the rate at which the air temperature decreases from the lifting condensation level upward will be less. The air parcel still expands, it still cools down, but not so much anymore due to the fact that energy is released through condensation. Beyond the lifting condensation level, air parcels cool at the moist adiabatic lapse rate, which is approximately 5 degrees Celsius per 1000 meters. It is also called saturated or wet adiabatic lapse rate. The real value can be between 4 and 9 degrees Celsius per 1000 meters, depending on the amount of water vapor that condenses during the lifting. Remember that the dry and wet adiabatic lapse rates are values for the temperature decrease of a lifted air parcel. क्या चीज़ समझ में आ रहा है कि जो सरफेस है, यानी जो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर से जो देखो, एक ड्राई एडियाबेटिक होती है और एक वेट एडियाबेटिक होती है, और एक होता है आपका बीच का जिसमें मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर रहते हैं,
ठीक है ना। तो एडियाबेटिक का प्रोसेस क्या कह रहा है कि 3000 के फीट पर अगर आपको मिलेगा और 1000 मीटर के हिसाब से अगर लगाएं तो वेट एडियाबेटिक रेट जो टेम्परेचर का राइज करता है इन एयर ड्रॉप्स एट 5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मतलब पर 1000 मीटर्स होता है। इट इज़ अ वेट adiabatic rate. If I talk about dry adiabatic rate, then the temperature of rise air drops at 10 degree Celsius per 1000 meter. This is the difference between wet adiabatic and dry adiabatic. If I talk about the resin line, then you should take the main position of atmosphere level like as troposphere last point and the starting point of stratosphere. It is called by resin line. Okay, this is to be also called lifting condition level. Okay. These are not values for temperature decrease with altitude that can be measured by taking temperature readings at different altitudes. In chapter 2 we have already talked about the fact that the temperature within the troposphere decreases with altitude. This decrease of temperature with altitude is expressed by the so-called environmental lapse rate. And what is ELR? If I talk about the ELR, environmental lapse rate, temperature difference per 1000 meter altitude is different. It means per 1000 meter the temperature will be decrease or will be increase depend upon the climate situation. Got it? It is the called of environmental lapse rate, short name ELR. ELR, which is also named ambient lapse rate. Similar to the other lapse rates, it's expressed in temperature difference per 1000 meter altitude difference. The environmental lapse rate varies with time. If I talk about you should take a day time, then the atmosphere will be warm. If you should take a night time, your climate change is to be a cool. So it's also called the environment lapse rate. Got it? Place. Because the hottest air will convert to the cooler air. Got it? Depends strongly on surface temperatures. Solar radiation causes surface heating during the day. This generally leads to high temperatures near the surface and consequently a high environmental lapse rate in the lower atmosphere. Terrestrial radiation causes surface cooling during the night, which typically results in a small environmental lapse rate. What I said. During night, okay, during night, the atmosphere will be decrease. ठीक है, ड्यूरिंग नाइट इसमें आपका जो चीज़ें हैं वो रेडिएशन डाउन ऑफ हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है एंड एटमॉस्फेयर आवर एटमॉस्फेयर इज टू बी अ कूल लाइक एज कूलर. When the near surface air is even colder than the upper air, we call this a temperature inversion. The horizontal transport of air, called advection, is another factor that influences the environmental lapse rate. Advection of cold or warm air at different levels, for example due to varying wind direction with altitude, causes changes in the environmental lapse rate. I mentioned earlier that adiabatic cooling occurs when air expands because it is lifted. Four principal mechanisms can initiate the lifting of an air parcel: orographic lifting, frontal lifting, convergence and convection. इसका मतलब ये है कि देखो चार तरीके के देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मेथड. फर्स्ट होता है ओरोग्राफिक, सेकंड होता है ठीक है फ्रंटल लिफ्टिंग. यही चारों हैं. तो Orographic uplift ओरोग्राफिक में क्या occurs होता when है? mountains act as barriers to the flow of air. Air ascends the mountain slope,
causes adiabatic. जो मैंने तुमको बताया था स्टार्टिंग में, जो मेट्रोलॉजी स्टडी जब तुमको कर रहा था तो बताया था कि किस तरीके से एयर रुकता है, उस पर साइकिल होता है, तो साइकिल क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, फिर एयर का फ्लो किस किस डायरेक्शन में होता है. दिस इज कॉल्ड नॉट इट. Cooling. This often generates clouds. Many of the world's rainiest places are located on windward mountain slopes. When air reaches the leeward side of the mountain, much of the moisture has been lost. Air descends, warms adiabatically, and condensation and precipitation are not likely. The results are rain shadow deserts, such as the Great Basin Desert in the western United States and the Patagonia Desert in Argentina. The rising air on the windward side of the mountain range cools first dry adiabatically. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ड्राई एडियाबैटिक किस तरीके से परफॉर्म करेगा और वेट कैसे एडियाबैटिक काम करेगा. और जो ड्यू पॉइंट है आपका 20 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ पे रहेगा, रेन डिजर्ट किस जगह पे है, फाइनल टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, और पर 1000 मीटर पे लेवल अब देखो. ठीक, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन इसका नाम तो मैं नहीं पता था. जो प्रोसेस मैं बता रहा था वो प्रोसेस तो समझाया, लेकिन आपको नाम नहीं बताया था. और ये प्रोसेस आप फिगर आउट से दिमाग लगाइए, समझ जाएंगे. And later wet adiabatically. The sinking air on the leeward side of the mountain range warms only dry adiabatically. The results are warm downslope winds on the leeward side, such as the Chinook winds in the Rocky Mountains or the Föhn winds in the Alps. A front is a line where cold and warm air masses collide. This causes the lifting of warm air, which is called लिफ्टिंग. गर्म हवा ठंडे की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है, नेचर में किस तरीके से लिफ्ट frontal lifting. A low pressure center, also called a cyclone, always causes air to converge. Horizontal convergence always causes air to rise. Free convection occurs when air is lifted as the result of heating near the surface. This is localized over fairly limited areas and can result in localized thunder showers. Gravitational force tries to pull it down to the Earth's surface. Buoyancy force tries to pull it upward. ये फोर्सेस याद कर लीजिएगा आप लोग. जैसे बायंसी फोर्स कैसे काम कर रहा है अर्थ सरफेस पे, हायर डेंसिटी लोअर डेंसिटी, इसको एग्जाम में आप लोग बना करके आइएगा. देखिए बायंस के फोर्स के नीचे क्या होता है, एयर पार्सल होता है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, देन एक साइड ऊपर की तरफ जाएगा एरो, दूसरा नीचे की तरफ आएगा. जैसा कि आपको पता ही है, डेंसिटी जो होती है वो अर्थ सरफेस की तरफ आती है, लोअर डेंसिटी जिसकी होती है वो ऊपर की तरफ जाती है. समझ में आ रहा है. तो यही होता है, लो प्रेशर ऊपर मिलेगा, हाई प्रेशर हमारे नीचे मिलेगा. लेकिन इंक्लाइन पोजीशन पे कुछ और ही मेथड होने लगता है. ठीक, तो वो एक अलग मेथड है, उस मतलब उसमें मत चले जाइएगा mg sin थीटा और mg cos थीटा वाले पे. वो एक दूसरा है, ये नेचर वाली बात हो रही है यहाँ. Buoyancy force is simply the result of the fact that we have higher air pressure near the ground, low air pressure in the upper atmosphere, and as a result, air should be moving upward. Given that these two forces, gravitational force and buoyancy force, are at an equilibrium, there is, as of now, no reason for an air parcel to rise or sink. However, that changes when the density of the air parcel changes. If you have an air parcel that has a higher density than its surrounding air, then it will sink towards the Earth's surface. If the density of the air parcel is lower than the surrounding air, then it will rise. But what determines the density of air? The answer is simple. It's the temperature. Lower temperature, higher density. याद रखिएगा, लोअर
higher टेम्परेचर temperature, रहेगा। lower density. So an air parcel that is higher temperature, lower density. ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लोअर टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, वो हायर डेंसिटी होता है, हायर टेम्परेचर होता है तो लोअर डेंसिटी होता है, ये इसके इन्वर्स होता है, तभी ना भाई वेपराइजेशन का सिस्टम काम करेगा। So an air parcel that is warmer than its surrounding will rise. An air parcel that is colder than its surrounding will sink. There are basically two ways in which the temperature of an air parcel can be changed. So-called diabatic processes involve direct energy तो जैसा कि आप लोगों ने अब देख ही लिया है, मैंने क्या क्या बता दिया था प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस था, ठीक है, डायाबैटिक था, वेट हो गया, कंप्रेस हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि माउंटेन एवरेस्ट, बोइंग, ये सारे ट्रोपोस्फेयर के कैसे काम करते हैं, टेम्परेचर कब हाई और कब रेज होता है, सीकिंग कब होती है, ओके, लोअर प्रेशर किस तरीके से काम करते हैं। फिर आपको 1000 सरफेस लेवल से लगाए, 1000 से लगाए 5000 तक का बता दिया। अब देखो जो लिफ्टिंग एरिया से लगाए -8 डिग्री सेल्सियस तक वेट होता है, और 32 डिग्री से लगाए आपका 2 डिग्री सेल्सियस तक आपका ड्राई माना जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। फिर मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट बताया आपको। मोस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट में आपका 5 डिग्री पर मीटर होता है, ठीक है। ELR भी बताया, टेम्परेचर डिफरेंस होता है 1000 मीटर पे, जो कि एल्टीट्यूड होता है। ELR दिन में अलग होता है, ELR रात का अलग होता है भाई, ठीक है। टेम्परेचर इन्वर्जन भी मैंने आपको बताया। फिर एडवेक्शन बताया कि हॉरिजेंटल ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर होता है, हॉरिजेंटल में जितने होते हैं। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि कैसे जो होता है इसका जो टर्बुलेंस है, ठीक है, एडवेक्शन का, कब रेज होगा कब हाई होगा। फिर मैंने बताया एडियाबैटिक कूलिंग लिफ्टिंग एयर एक्सपेंस मैंने बताया आपको, जिसके 4 मेथड था, ओरोग्राफिक, फ्रंटल लिफ्टिंग, ठीक है, कन्वर्जेंस था और कन्वेक्शन था, ठीक है। ओरोग्राफिक का भी मैंने बताया कि किस तरीके से वो होता है। फिर आपको ड्यू पॉइंट एट कंडेंसन लेवल बताया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। फिर आपको वैल्यू बताया कि व्हाट इज़ वैल्यू फॉर ड्राई एडियाबैटिक। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा।